नमस्कार बच्चों। कल के वीडियो में बच्चों हम मिश्रणों को पृथक करने के तरीकों के बारे में समझ रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने बाष्पीकरण को समझा था और उसके बाद बच्चों अपकेंद्रीकरण यानी कॉन्ट्रीफिगरेशन को हमने समझा था। बच्चों उसी क्रम में आज हम पृथक्करण के द्वारा किस तरीके से दो अवलनशील द्रवों को पृथक्कृत किया जाता है इसके बारे में बच्चों हम समझेंगे। बच्चों जो पृथक्करण कीप है, जिसे हम डिफरेंशियल इंटरेक्शन फनल बोलते हैं, इसके जो मूल सिद्धांत है कि ये दो अवलनशील द्रवों को आसानी से पृथक कर देता है, यानी दो अवलनशील द्रवों को आसानी से पृथक्करण कीप के द्वारा अलग किया जा सकता है। बच्चों पृथककारी जो कीप होता है उसमें उसमें एक ऊपर स्टॉप कॉर्क लगा होता है, तो उसको खुलने से उसको अगर खोल दिया जाए तो पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा हो जाता है और एक दूसरे बीकर में बचे हुए तेल को हम इकट्ठा कर सकते हैं। बच्चों नोट्स में मैंने एक छोटे से चित्र के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया है। तो उसमें आप देख रहे होंगे कि बच्चों एक गोल कीप है जिसके अंदर सरसों का तेल है, उसके ऊपर एक स्टॉप कॉर्क, नीचे उसके एक स्टॉप कॉर्क लगी हुई है और उसके नीचे एक बीकर है जिसमें पानी है। तो बच्चों ये पृथक्करण कीप के लिए आप एक इस तरह का छोटा सा चित्र बना करके इसको समझा सकते हैं। बच्चों इसके द्वारा दो अवलनशील द्रवों को हम आसानी से पृथक कर सकते हैं और ये एक बहुत आसान सा सिद्धांत भी है और इसके तरीके से दो अवलनशील द्रवों को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। बच्चों इसी क्रम में एक और विधि है जिससे अब हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है ऊर्ध्वपातन विधि। तो बच्चों ये जो विधि है जिसका नाम है ऊर्ध्वपातन विधि, बच्चों मैंने पहले आपको समझाया था कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो बच्चों जब कोई पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, यानी कोई ठोस पदार्थ हो उसे हम गर्म करें, तो आमतौर पर जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो पहले वह द्रव अवस्था में कन्वर्ट होता है और उसके बाद फिर वह गैस अवस्था में बदलता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जब उनको गर्म किया जाता है तो वे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं और बीच वाली जो अवस्था है वो नहीं रहती, यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो ये जो घटना है बच्चों उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये हम पहले समझ चुके हैं बच्चों। तो ये जो ऊर्ध्वपातन विधि है वो इसी प्रकार की है कि जब दो पदार्थों को हम गर्म करते हैं तो उनमें से एक पदार्थ ऊर्ध्वपातिज हो जाता है, यानी सीधे ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा जिस अवस्था में है वैसा ही रहता है। बच्चों एक उदाहरण के तौर पर इसे हम समझ सकते हैं कि NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड जो होता है और खाने के जो नमक है, अगर इन दोनों का अगर मिश्रण हो तो इम्तिहान में ये पूछा भी जाता है कि अमोनियम क्लोराइड और खाने के नमक के मिश्रण को हम किस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो बच्चों ये ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो आओ बच्चों इसको हम एक छोटे से प्रयोग के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl और खाने के नमक के मिश्रण को हम लेते हैं। इस मिश्रण को बच्चों जब हम गर्म करते हैं तो नीचे मैंने एक छोटा सा एक चित्र नोट्स में दिया है बना के, जिसमें आप देख रहे होंगे कि बर्नर के ऊपर जो एक फनल रखा हुआ है, फनल के जो सिरा होता है पतला वाला, उसमें एक कॉटन प्लग लगा हुआ है
और जो बर्नर है उस बर्नर के ऊपरी सतह पे एक जाली लगी है और उस जाली के ऊपर एक चाइना डिश का मतलब है कि एक प्लेट नुमा आकृति होती है, प्लेट जैसी होती है, तो वो चाइना डिश कहलाती है। तो उसके ऊपर ये जो है फनल लगा हुआ है और उस फनल का जो पतला वाला जो सिरा है, नीचे का जो सिरा होता है, क्योंकि फनल उल्टा लगा रखा रहता है इसमें, तो उसमें एक कॉटन प्लग हम लगा देते हैं। तो बच्चों जब इसे बर्नर के द्वारा हम गर्म करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि जो अमोनियम जो क्लोराइड है वो वाष्पीकृत हो जाती है और जो नमक है, अमोनियम क्लोराइड नमक, वो नीचे जो है रह जाता है, चाइना डिश के ऊपर रह जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम समझ सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl और खाने के नमक के मिश्रण को कैसे हम अलग कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न भी इसमें से परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि अमोनियम क्लोराइड और खाने के नमक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो आपका ये उत्तर होना चाहिए कि हम इसे ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। बच्चों, इस विधि के द्वारा हम कपूर और नेप्थेलिन की गोलियों को भी अलग कर सकते हैं। एंथ्रासिन और अमोनियम क्लोराइड में भी ऊर्ध्वपातन के द्वारा ये हम इनको अलग कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी ऊर्ध्वपातन विधि और परीक्षाओं में अक्सर पूछ भी ली जाती है कि ऊर्ध्वपातन विधि से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन करिए। तो उस समय आपको ये चित्र भी बनाना होगा और जैसा कि मैंने आपको समझाया है और जो नोट्स में आपको दिखाई दे रहा है, ये सब आपको उसमें उतारना होगा। तो इस प्रकार बच्चों, अब हम इसी क्रम में एक आगे का जो सेपरेशन मेथड है, जिसे हम क्रोमैटोग्राफी कहते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आइए अब हम क्रोमैटोग्राफी के बारे में समझते हैं। बच्चों, क्रोमैटोग्राफी भी एक सेपरेशन का ही मेथड है और इस क्रोमैटोग्राफी का जो उपयोग है वो लेबोरेटरीज में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लेबोरेटरीज में बच्चों जो खून के सैंपल लिए जाते हैं, उन खून के सैंपल से अगर हमें किसी ड्रग के बारे में पता लगाना है कि इसके ब्लड में कितना ड्रग है, तो उस ड्रग को सेपरेट करने के लिए भी हम क्रोमैटोग्राफी का ही इस्तेमाल करते हैं। और इसी प्रकार बच्चों, अगर क्लोरोफिल में से अगर हम पिगमेंट हमको सेपरेट करना हो तो उसके लिए भी हम क्रोमैटोग्राफी का ही इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, ये जो क्रोमैटोग्राफी है ये वैसे तो कई प्रकार की होती है। क्रोमैटोग्राफी इसमें जो जिसे हम कह सकते हैं पेपर क्रोमैटोग्राफी जिसको हम कहें, वो होती है। एक कॉलम क्रोमैटोग्राफी भी होती है। यूँ तो क्रोमैटोग्राफी को हम विस्तृत रूप से आगे की बड़ी कक्षाओं में समझेंगे, लेकिन अभी कक्षा 9 के स्तर के हिसाब से हमारे लिए इतना समझना पर्याप्त है कि क्रोमैटोग्राफी क्या है। बच्चों, किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक करने की जो प्रक्रिया है वो क्रोमैटोग्राफी कहलाती है। और जब बच्चों किसी सूखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से जब हम पानी के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमैटोग्राफी पेपर के द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह की जो प्रक्रिया है ये क्रोमैटोग्राफी कहलाती है। और इसको समझने के लिए मैं आपको एक साधारण रूप से समझाने का प्रयास करता हूँ बच्चों, कि जैसे एक कागज़ की जो पट्टी है आपको जैसी कि चित्र में दिखाई दे रही है, उसके ऊपर अगर हम एक लाइन खींच लें और बच्चों, जैसा कि मैंने उस पर स्याही का निशान लगाया है, स्याही के अलावा अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने एक गोला लगाया है,
इसका मतलब ये एक स्याही का निशान है। ऐसे ही इस कागज़ के ऊपर हम अलग अलग रंग की 3 स्याहियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अथवा तो 3 अलग अलग पदार्थों का हम एक चिन्ह इसके ऊपर लगा सकते हैं, अलग अलग रंगों का लगा सकते हैं। और जब बच्चों इसको एक जल से भरे बीकर के अंदर हम ले जाते हैं, तो जो लाइन हमने खींची हुई है, इस लाइन को यानी इस स्याही के निशान को हम पानी के अंदर नहीं डुबाते हैं। पानी की जो ऊपर की लेयर है उसके ऊपर हम इसको रखेंगे, तो बच्चों होता क्या है कि जो पानी है उस पानी वह पेपर के अंदर ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। तो बच्चों आप देखेंगे कि जैसे किसी कागज़ को जब हम भिगोते हैं तो पानी उसमें ऊपर चढ़ने लगता है। तो बच्चों ये जो रंग के जो निशान लगे हुए हैं, 1 2 3 या 4 जो भी निशान हम लगाएंगे इस खींची हुई लाइन के ऊपर, तो इस कागज़ के ऊपर ये भिन्न भिन्न रंग के जो गोले से जो लगे हैं, ये इनमें आप देखेंगे कि ये रंग भी ऊपर की ओर आपको जाते हुए नज़र आएंगे। तो बच्चों इस तरीके से ये क्रोमेटोग्राफी का हम उपयोग खून से ड्रग पृथक करने में, क्लोरोफिल से पिगमेंटों को पृथक करने में, और इसी प्रकार बच्चों जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें से जो अवयव होते हैं उनको भी हम सेपरेट करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। कि जो खनिज लवण होते हैं उनसे भी जो आवश्यक जो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए जो होती हैं, उनमें प्रोटीन विटामिन्स कितने हैं उस चीज़ को समझने के लिए और उसको सेपरेट करने के लिए इसका उपयोग होता है बच्चों। और मुख्य रूप से पैथोलॉजी में खून से ड्रगों को पृथक करने में, क्लोरोफिल से पिगमेंट को पृथक करने में, और बच्चों रंगों को पृथक करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो बच्चों ये क्रोमेटोग्राफी को भी आप ठीक तरह से आप याद कर लेंगे और कॉपी के अंदर आप इसको उतार लेंगे। और इसी क्रम में एक अगला जो मेथड है बच्चों वो है आसवन विधि का, तो मैं आपको उसको भी समझाने का प्रयास करता हूँ। तो बच्चों आइए अब हम समझते हैं कि आसवन विधि ये भी सेपरेशन करने की विधि है। तो बच्चों इस आसवन विधि में हम क्या करते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक घुलनशील जो द्रव हैं उनको सेपरेट करने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं बच्चों। जब 2 घुलनशील द्रव हों, यानी ऐसे द्रव, ऐसे लिक्विड हों जो आपस में मिल जाते हों, अगर वो मिले हुए हों तो उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो उनको सेपरेट करने के लिए बच्चों आसवन विधि का इस्तेमाल हम करते हैं। इस विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है। और जब बच्चों इसमें 2 जो लिक्विड्स हम ले रहे हैं या 2 घुलनशील जो द्रव हम ले रहे हैं, तो उनमें से किसी एक का क्वथनांक दूसरे से कम होगा, या यूँ कह सकते हैं कि किसी एक का क्वथनांक एक दूसरे से अधिक होगा। तो उसमें होता क्या है कि क्वथनांक के अलग होने से इसके सेपरेशन में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखें कि पानी और एसीटोन का अगर मिक्सचर हो और इसे हम गर्म करें, तो बच्चों ये जो एसीटोन है ना, इसका क्वथनांक जो है वो पानी से कम होता है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं पानी और एसीटोन के मिश्रण को, तो ये गर्म होकर के वाष्पित होता है और वाष्पित होकर के ट्यूब में चला जाता है। ट्यूब में चला जाता है इसका मतलब क्या है बच्चों, अभी नीचे आप एक चित्र इसमें देखेंगे, तो उस चित्र में आपको दिखाई देगा कि एक फ्लास्क के ऊपर एक ट्यूब है और उसके द्वारा हम उसको समझ सकते हैं। अभी आपको चित्र दिखाई देगा।
तो बच्चों ये बाष्पित होकर के ट्यूब में चली जाती है, जहाँ ये फिर द्रव बन जाता है और इस प्रकार से एसीटोन को बच्चों चित्र में दिखाए अनुसार हम बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं और पानी जो होता है वो फ्लास्क के अंदर रह जाता है। तो इस मेथड में जो चित्र है उसको भी समझना अति आवश्यक है और अगले पेज में आपको ये चित्र भी आपको दिखाई देगा। बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि चित्र के अंदर इसमें एक फ्लास्क है जो एक बर्नर की सहायता से हम इसके अंदर पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म कर रहे हैं और जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को हम इसमें जब गर्म करते हैं तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो एसीटोन है उसका क्वथनांक कम होता है, तो ये गर्म होकर के वाष्प के रूप में और इस ट्यूब के अंदर बच्चों चला जाता है और ये द्रव में कन्वर्ट होकर के और बच्चों ये एसीटोन जो है वो बीकर में आप देख रहे हैं कि बीकर में इकट्ठा हो रहा है और जबकि बच्चों जो फ्लास्क है उसके अंदर जो पानी है वो उसी में रह जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आसवन विधि को हमने समझा। ये सेपरेशन मेथड से 6-7 तरह के हमने इनको समझा है, तो इनको आप बच्चों ढंग से याद कर लेंगे और अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे और इससे आगे के जो कुछ प्रश्न हैं उनको हम बच्चों अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।